नमस्कार दोस्तों, 2 सितंबर 2021 की डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। वैसे तो आज बहुत से आर्टिकल्स हैं, लेकिन 4 सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैंने आपके लिए शॉर्टलिस्ट किए हैं। एक तो है माइक्रो फाइनेंस को लेके। माइक्रो फाइनेंस क्या होता है? छोटे-छोटे लोन बाँटना। तो वो हाउस होल्ड्स जो कि अर्बन इलाकों में 2 लाख रुपए सालाना कमाते हैं और रूरल इलाकों में 1,25,000 सालाना कमाते हैं। मैं पूरे के पूरे हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ, एक आदमी की कमाई की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो कम कमाई वाले हाउस होल्ड्स हैं, उनको छोटे लोनों की जरूरत पड़ती है। कितने छोटे? तो भाई 4,000 भी ले सकते हैं, 5,000 भी ले सकते हैं, कुछ केस में 25-30,000 भी जा सकता है लोन। तो इसको आप बोलते हो माइक्रो फाइनेंस। तो भाई हमारे देश में इस माइक्रो फाइनेंस को भी इंप्रूव करने की जरूरत है लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए। तो लो इनकम हाउस होल्ड्स के लिए माइक्रो फाइनेंस में क्या प्रॉब्लम है और उसके लिए क्या क्या अच्छा किया जा सकता है। अभी रिसेंटली आरबीआई ने कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस रिलीज किया है जून 2021 में। इन सब चीजों के बारे में देखेंगे और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फिर दूसरा हम देखेंगे द प्रोग्नोसिस ऑफ स्कूल ओपनिंग्स। यहाँ पे भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए गए। भाई 1 सितंबर से बहुत सारे स्टेट्स में स्कूल खुल गए हैं हायर क्लासेस के लिए, बाकी स्टेट्स में बहुत हफ्तों से स्कूल खुले भी हुए हैं। तो इन स्कूलों के खुलने से ओवरऑल बच्चों पे क्या इंपैक्ट आ रहा है? वैसे तो इसके बारे में पहले बात की है, बट यहाँ कुछ यूनिक पॉइंट्स हैं, उन यूनिक पॉइंट्स को समझेंगे। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए एक आर्टिकल यहाँ पे लिबरलिज्म और नेशनलिज्म को लेके, मैंने इसको अलग से डिस्कस नहीं किया है क्योंकि अब लिबरलिज्म की भावना, नेशनलिज्म की भावना बता रखी है। तो जैसे वियतनाम, चाइना जैसे देशों में किसी भी प्रकार की डेमोक्रेसी नहीं है, ज्यादा लिबरलिज्म नहीं है, तो नेशनलिज्म के बेसिस पे अपने टोटलिटेरियन राज को जस्टिफाई करते हैं रूलर्स। तो लिबरलिज्म वैसे तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा मसाला के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको मैंने डिस्कस नहीं किया है क्योंकि और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। एक आर्टिकल जो यहाँ पे है वो है भाई फिजिकल मेजर्स। अभी रिसेंटली जीडीपी के एस्टिमेट्स आए हैं जो क्वार्टर 1 है 2021-22 का, यानी अप्रैल मई जून 2021 की बात कर रहा हूं मैं। तो ये जो पहला क्वार्टर है 2021-22 फाइनेंशियल ईयर का, यहाँ पे जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स निकल के आए हैं वो क्या बहुत अच्छे हैं या क्या बहुत बुरे हैं, उनकी यहाँ पे छोटी सी एनालिसिस की गई है। कुछ स्टैटिस्टिक्स बताएंगे, ये स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बताऊंगा। और फाइनली मैं बोलूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो ये है कि रिसेंटली मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट में बोला कि भाई प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाओ। आपको प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पता है, स्टेट के लेवल पे भी प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाने की बात की गई। क्या होगा इस प्रेस काउंसिल का काम? तो मीडिया हाउसेस को रेगुलेट करना, ये जो जर्नलिस्ट का एक्रेडिटेशन होता है, किस प्रकार से जर्नलिस्ट काम कर रहे हैं, गलत तरीके से तो काम नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों को चेक करना। लेकिन ये जो ऑर्डर आया ये मद्रास हाईकोर्ट की तरफ से आया, तो फिर से ये डिबेट छिड़ गई कि भैया ये तो जुडिशरी है और जुडिशरी पॉलिसी मेकिंग के डिसीजंस के ऊपर अपनी राय कैसे दे रहा है। ये फिर से एक बहस यहाँ पे उठ गई है। तो ये आर्टिकल मैं बोलूंगा आज का सबसे इंपॉर्टेंट। वैसे माइक्रो फाइनेंस वाला आर्टिकल ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन 4 आर्टिकल्स की हम लोग यहाँ पे बहुत डिटेल में एनालिसिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले अपने चैनल मेंबर्स का स्वागत कर लेते हैं। देखते हैं हमको किसने किसने ज्वाइन किया। तो महिमा भोला ने हमको ज्वाइन किया। महिमा भोला के कमेंट्स ऑलमोस्ट हर वीडियो पे देखने को मिलते हैं, तो वेलकम महिमा। साई महारानी ने हमको ज्वाइन किया है। साई महाराणा ने हमको ज्वाइन किया, तो वेलकम साई महाराणा। देन आयुषी शर्मा ने हमको ज्वाइन किया। आयुषी शर्मा का ये 3rd मंथ है नवंबर, तो वेलकम बैक आयुषी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। देन अभिषेक कुमार ने हमको ज्वाइन किया। दिलावर सिंह ने हमको ज्वाइन किया। फिर नेक्स्ट यहाँ पे भोला भाला आदमी, नाम तो उन्होंने लिख नहीं रखा, भोला भाला आदमी ने हमको ज्वाइन किया। प्रीतम कुमार ने हमको ज्वाइन किया। प्रीतम कुमार का ये 3rd मंथ है नवंबर, वेलकम बैक प्रीतम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। फिर परशुराम प्रधान ने हमको ज्वाइन किया है। करुणा आनंद ने हमको ज्वाइन किया है। रितेश कुमार रमन ने हमको ज्वाइन किया है। पल्लवी कश्यप ने हमको ज्वाइन किया है। मयूर बोरसे ने हमको ज्वाइन किया है। काजल तिवारी ने हमको ज्वाइन किया है और हिमांशी मरोदिया ने हमको ज्वाइन किया है। तो हिमांशी मरोदिया, काजल तिवारी, मयूर बोरसे, पल्लवी कश्यप, रितेश कुमार रमन, करुणा आनंद, परशुराम प्रधान, देन प्रीतम कुमार, भोला भाला आदमी, दिलावर सिंह, अभिषेक कुमार, आयुषी शर्मा का 3rd मंथ एज ए मेंबर, आयुषी वेलकम बैक अगेन, थैंक यू सो मच। साई महाराणा और फाइनली महिमा बोला। आई वेलकम यू ऑल, थैंक यू सो मच गाइज एंड गर्ल्स फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसिस्टेंट सपोर्ट। टेंशन मत लीजिए, एक बार ये प्रीलिम्स हो जाने दीजिए, मैं डेली की बेसिस पे कुछ ना कुछ एमसीक्यू या कुछ एक ऐसा कंपाइलेशन अपने मेंबर्स के लिए लेके आऊंगा जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में एक हैवी बूस्ट देगा आपको। इन द मीन टाइम थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो चलिए आज के अपने इससे
लेक्चर को शुरू करते हैं। वीडियो पे लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आप दबाना भूल गए हो तो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर करना भूल गए हो तो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें। शेयर करने से और कमेंट वगैरह करने से इंगेजमेंट वगैरह बढ़ता है, तो उससे ओवरऑल यूट्यूब वीडियोस को रिकमेंड करता है एक बड़े क्राउड को। सो दैट्स वाई मैं आपको रिमाइंड कर देता हूँ कि भाई आप वीडियो को शेयर कर दीजिए और इस पे कमेंट कर दीजिए या फिर लाइक कर दीजिए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं गॉजिंग हाउस होल्ड इनकम की फॉर माइक्रो फाइनेंस क्लाइंट्स। भाई यहाँ पे माइक्रो फाइनेंस की बात की जा रही है। एन असेसमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज कैन अवॉइड ओवर इंडेप्टेडनेस। भैया क्या मतलब है एन असेसमेंट ऑफ कैश इनफ्लोज? देखिए किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन को अगर लोन देना हो तो सबसे पहले क्या देखा जाता है, चाहे माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे नॉर्मल आप बैंक हो, चाहे आप 2 करोड़ का लोन उठा रहे हो, चाहे आप 2,000 रुपए का लोन उठा रहे हो, सबसे पहले आपको लोन देते वक्त क्या देखा जाता है कि आप उस लोन को चुका पाओगे कि नहीं चुका पाओगे, और ये किस बेसिस पे असेस किया जाता है कि आपकी कमाई कितनी है। तो मान लो आप किसी ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में हो, किसी सरकारी नौकरी में आईएएस हो, तो आपकी तनख्वाह की आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हो, या फिर आप किसी बिजनेस में हो तो पिछले 3 साल का इनकम टैक्स रिटर्न दिखा सकते हो कि भाई देखो मैंने इतना पैसा कमाया। लेकिन प्रॉब्लम वहां पे आती है जब आपकी जो इनकम की स्ट्रीम है वो बहुत ज्यादा अनऑर्गेनाइज्ड है, जब आप बता नहीं सकते कि आपके पास किस समय पे कितने पैसे आएंगे, और यही प्रॉब्लम आती है आपकी माइक्रो फाइनेंस में। पहले थोड़ा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ये जो माइक्रो फाइनेंस मूवमेंट है ना, इसमें एक नया चेंज आने वाला है जो कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने रिलीज किया है, कंसल्टेटिव डॉक्यूमेंट ऑन रेगुलेशन ऑफ माइक्रो फाइनेंस। ये जून 2021 में रिलीज किया गया है। इससे पहले भी एक रिपोर्ट आई थी ऑन माइक्रो फाइनेंस, मालेगांव कमेटी रिपोर्ट, मालेगांव कमेटी रिपोर्ट, ये आई थी लगभग 10 साल पहले, इट इज डिकेड ओल्ड। अभी जो डॉक्यूमेंट है इट इज रीअसेसिंग द प्रायोरिटीज ऑफ द माइक्रो फाइनेंस सेक्टर। ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में कुछ रेगुलेटरी चेंजेस को प्रपोज किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट में साफ साफ ये लिखा हुआ है कि लोन कितना देना है कितना नहीं देना है, इसको एसेस करने का जो सबसे बेस्ट पैरामीटर है वो है हाउस होल्ड इनकम। अब अगर आप डेफिनेशन की बात करो माइक्रो फाइनेंस की, तो होता क्या है माइक्रो फाइनेंस? माइक्रो फाइनेंस का मतलब यह है कि भाई रूरल इलाकों में वो हाउस होल्ड जो सालाना 1,25,000 रुपए कमाते हैं, और अर्बन इलाकों में वो हाउस होल्ड जो सालाना 2 लाख रुपए कमाते हैं, इनको कोलैटरल फ्री लोन दे दो। बट सवाल यह आता है कितना लोन, तो वो कितना एसेस किया जाएगा कि ये कमा कितना रहे। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एक हाउस होल्ड रूरल इलाके में 3 लाख रुपए सालाना कमा रहा है, ओके, या फिर 3 लाख में तो खैर उसको मिलेगा ही नहीं, अप टू 1,25,000। तो अगर अप टू 1,25,000 कमा रहा है, कोई एक ऐसा हाउस होल्ड जो सालाना 75,000 कमा रहा है, कोई ऐसा है जो सालाना 1,20,000 रुपया कमा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है 75,000 वाले को थोड़ा कम लोन दिया जा सकता है, मैक्सिमम लिमिट 1,20,000 वाले को थोड़ा ज्यादा दिया जाएगा। तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपका, जो कि आरबीआई के द्वारा भी रिलीज किया गया है, वो कहता है कि ऑल रेगुलेटेड एंटिटीज टू हैव अ बोर्ड अप्रूव्ड पॉलिसी फॉर हाउस होल्ड इनकम असेसमेंट। रेगुलेटेड एंटिटीज मतलब जो माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में काम कर रही है, उधार में पैसा बांट रही है, या बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज एक्टिव है, तो ये एक पॉलिसी रिलीज करेंगे। उस पॉलिसी में साफ साफ लिखा होगा कि भाई जिस भी हाउस होल्ड को आप लोन दे रहे हो उसकी इनकम को आप कैसे एसेस करोगे। प्लस यहां पे एक और नियम बनाया गया, इट कैप्स लोन रीपेमेंट प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट फॉर ऑल आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ हाउस होल्ड एट 50% ऑफ द हाउस होल्ड इनकम। इसका मतलब कुछ इस तरीके का समझ में आ रहा है कि अगर 1,20,000 रुपए तक की सालाना इनकम है हाउस होल्ड की, तो ओवरऑल इसका 50% यानी 60,000 रुपए, तो जितना भी आप लोन दे रहे हो उस लोन प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट 60,000 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब समझिए यहां पे इफेक्टिव लोन कम हो जाएगा। अगर आप मान लो मार्केट में जाते हो और 50 लाख रुपए का कोई घर खरीदते हो, तो 50 लाख का घर खरीदा, और अगर आप 30 साल की यहां पे वो ईएमआई बनवाते हो कि हाँ भाई 30 साल में पूरा 50 लाख वापस करूंगा, तो पता है आप ओवरऑल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के 2 से 3 या 4 करोड़ रुपए भी दे सकते हो। डिपेंड करता है इंटरेस्ट रेट कितना है, 6% है, 7% है, 8% है, हाउस होल्ड पे 11% है। तो ओवरऑल जितना आप लोन लेते हो उससे कई गुना ज्यादा आप रिटर्न करते हो, अगर आपने लंबी ईएमआई बैठा रखी और इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा है। तो कुल मिला के अगर 50% पे कैप किया गया, यानी 1,20,000 कमाने वाली फैमिली को टोटल प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 60,000 का ही लोन देना है मैक्सिमम, तो ओवरऑल लोन अमाउंट कम होगा, हो सकता है 20,000 हो, 15,000 हो, या 30,000 हो, डिपेंड करता है कि आपने ईएमआई का पीरियड कितना रखा है। तो ये कुछ नए नए यहाँ पे नियम कानून लेके आए गए जिससे माइक्रो फाइनेंस को यहाँ पे रेगुलेट करने की कोशिश की जा रही है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जो हाउस होल्ड इनकम है आप इसको एसेस कैसे करोगे, दिस इज अ वेरी इल्यूसिव फिगर। क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि माइक्रो फाइनेंस अगर आप अर्बन और रूरल इलाकों में उन हाउस होल्ड्स को दे रहे हो जहां पे कमाई कम है, तो वहां तो वैसे ही कमाई कम है ना, और डिग्री ऑफ इनफॉर्मेलिटी है, नॉन सैलरीड वर्कर्स हैं, दिहाड़ी मजदूर हैं, मनरेगा में इनको काम मिल रहा है,
तो एग्रीकल्चर सीजन आया तो हार्वेस्टिंग का काम मिल गया या फिर सोइंग का काम मिल गया। एग्रीकल्चर सीजन नहीं है तो काम ही नहीं मिल रहा है। तो इसमें ज्यादातर लो इनकम हाउस होल्ड्स हैं। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस का जो कस्टमर बेस है वो है लो इनकम हाउस होल्ड का। और लो इनकम हाउस होल्ड की कोई फिक्स इनकम नहीं होती है, उनकी सीजनल इनकम होती है, कभी पैसा आया और कभी पैसा नहीं आया। अगर आप एग्रीकल्चर वर्कर की बात करो तो सोइंग सीजन के दौरान या हार्वेस्टिंग सीजन के दौरान उसको पैसा मिलता है। फिर माइग्रेंट वर्कर्स की बात करो तो ये माइग्रेंट वर्कर्स गांव से छोड़ के गए, शहरों में रह रहे हैं स्लम्स में, कभी काम मिल गया, कभी काम नहीं मिल गया, कभी काम नहीं मिला। तो कुछ महीनों तक काम मिलता है, कुछ महीनों तक काम नहीं मिलता है। ठीक है, लीन सीजन बोलते हैं जिसको, जब काम आपको नहीं मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक फूल बेचने वाला टेंपल के बगल में, उसका धंधा तब बढ़ जाएगा जब फेस्टिवल आ जाएगा, क्योंकि फेस्टिवल के समय पे बहुत सारे लोग टेंपल विजिट करने आएंगे तो उसके फूल ज्यादा बिकेंगे, वैसे उसके फूल बिक नहीं रहे। तो कुल मिला के यहाँ पे हाईज और लोज आपको देखने को मिलते हैं। एक समय ऐसा आता है जब धंधा अच्छा चल रहा होता है, एक समय ऐसा आता है जब बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, सर्टेनली सीजन रेनवेटिव इज अनअवेलेबल, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रॉट है, सूखा पड़ गया, तो उस समय पे काम भी कम हो जाएगा। हार्वेस्टिंग से पहले आप कह सकते हो कि ठीक ठाक भाई आपको काम मिल जाएगा। तो लो इनकम हाउस होल्ड की इनकम है सीजनल और वॉलेटाइल। अब ओवरऑल यहां पे सबसे प्रॉब्लम क्या है कि आप इनकी इनकम को एसेस कैसे करोगे। ठीक है, प्लस इन लोगों के ऊपर डेप्ट भी बहुत होता है। ऑलरेडी इन्होंने गांव के जमींदार, जोतेदार, ठेकेदार से लोन ले रखा है, तो वो भी पता करना पड़ेगा। क्योंकि ऑलरेडी अगर ये लोन के अंदर दबे हुए हैं तो इनको वहां भी पैसा वापस करना है, तो बैंकों से ले लेंगे सारा पैसा, वहां वापस करेंगे तो बैंकों को क्या वापस करेंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं यहाँ पे। प्लस खास बात यहाँ पे ये है कि फॉर मोस्ट लो इनकम हाउस होल्ड्स देयर एक्सपेंडिचर ऑन इनकम रिलेटेड एक्टिविटीज नॉट सेपरेट फ्रॉम देयर पर्सनल एक्सपेंसेस। कई बार तो ऐसा होता है कि ये लोग माइक्रो फाइनेंस में जाके लोन उठा लेते हैं अपने घर में खाना पीना चलाने के लिए, या मान लो घर की छोटी सी कोई टीन की छत टूट गई उसको लगाना है, या फिर मान लो शादी है घर में, तो ओवरऑल इसलिए भी यहाँ पे लोन लिया जाता है। तो जब भी आप लोन दोगे किसी माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, कोई गरीब आदमी को, लो इनकम हाउस को लोन दे रहा है, तो कभी भी आप इस बात को सेग्रीगेट नहीं कर पाओगे कि वो लोन अपने पर्सनल चीज के लिए मांग रहा है या सच में उसको इनकम रिलेटेड चीज कुछ करनी है। ओके, तो ये सब बातें यहाँ पे आपको बताई जा रही है। कभी भी आप एग्रीकल्चरल किसान से पूछो कि भाई तुम्हारा साल में कितना प्रॉफिट होता है, वो कभी आपको कॉन्फिडेंस से नहीं बता पाएगा। वो आपको बाकी सारी बातें बताने लगेगा कि मेरा इतना पैसा लगा, इसमें इतना बिका, आगे वाला ठेकेदार कितना लेगा, मतलब बहुत सारे इसमें इफ्स एंड बट्स होते हैं। तो इनके हाउस होल्ड के एक्सपेंसेस को अपने आप में कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ऑक्यूपेशनल आप कह सकते हो कि रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं। तो अब इतने कॉम्प्लेक्स मेथडोलॉजी में देखिए, अब यहाँ पे हम इस बारे में बात नहीं कर रहे हैं कि ये जो लो इनकम हाउस होल्ड है इनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे बात हो रही माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस कैसे इस बात को एसेस करेंगे कि कितनी कमाई है एक घर की। तो ये स्कोप है इस आर्टिकल का। तो हम आर्टिकल को आर्टिकल के स्कोप से समझते हैं। जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनकी नजर से समझते हैं कि वो लोन दे रहे हैं तो उनको लोन वापस भी लेना है। अगर वो लोन देंगे वापस नहीं आएगा तो वो भी बंद हो जाएंगे, बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या तरीका है कि एक माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एक फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजर प्रोवाइडर भी बोल सकते हो आप उसको, एफएसपी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को यहाँ पे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर एफएसपी भी बोला गया, तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो तीन तरीके हैं आप जिसके बेसिस पे ओवरऑल माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस ठीक तरीके से एक घर की इनकम को एसेस कर सकते हैं। हालांकि मुझे तो ये पूरे बोल बच्चे नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहला, स्ट्रक्चर्ड सर्वे बेस्ड अप्रोच could be used by financial service providers to assess a household expense, debt position and income from various sources of occupation। तो भाई एक सर्वे करवा लो, तो जहां पे जिसको आप लोन देने जा रहे हो किसी एक पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ट्रेंड्स मिल जाते हैं। एक गांव में लोगों ने ज्यादा उधार दे रखा, किसी गांव में मान लो कोई जमींदार या जोतेदार एक्टिव, जैसे रिसेंटली मैं अपने नानी गांव में गया तो वहां पे मैंने पूछा कि क्या यहाँ पे ट्रेडिशनल मनी लेंडिंग आज भी चल रही है, क्या कि आज भी ये मनी लेंडर्स और जोतेदार वगैरह हैं। तो वहां पे बताया गया कि नहीं भाई, वो पुराने जमींदार टाइप के लोग खत्म हो गए, अब सिर्फ बैंकों से लोन लेते हैं लोग। तो चीजें अच्छी भी हो रही कुछ जगहों पे, बट कुछ गांव में आज भी वो एक्टिव है। तो अगर वो गांव में एक्टिव हैं तो ज्यादातर लोग उनसे उधार ले रहे होंगे। तो ये पता करना कि किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हाउस होल्ड का एक्सपेंस कितना है, उसने कितना पहले से उधार ले रखा है और उसकी अलग अलग ऑक्यूपेशन से कितनी कमाई है, और इन सब चीजों को कैसे तय किया जा सकता है। तो आप जिसको लोन दे रहे हो उसके आसपास के घर वालों से एक क्वेश्चनेयर भरवा लो। ठीक है, ओवरऑल जिस पर्टिकुलर जगह पे चीज हो रही है उस पूरे के पूरे गांव की फाइनेंशियल सिचुएशन को आप एसेस करो। देखो कि वहां पे कितने पौधे उगते हैं, कितनी वहां पे एग्रीकल्चर के समय पे इनकम होती है क्रॉप्स को बेच के। फिर दूसरा, अ टेम्पलेट बेस्ड अप्रोच कुड बी यूज्ड बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर्स कुड क्रिएट वेरियस टेम्पलेट्स फॉर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ हाउस होल्ड्स। तो लोकेशन के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से, फैमिली कंटेक्स्ट के हिसाब से
किसी एक पर्टिकुलर जगह पे हाउस होल्ड का अपना एक टेम्पलेट सेट कर लो। टेम्पलेट मतलब कि वही चीज जो मैंने आपको पहले बताई है कि भाई स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज, गांव वाइज इंफॉर्मेशन अलग अलग सेग्रीगेटेड फॉर्म में हमारे पास स्टोर्ड हो और उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से हम लोग ये असेस करें कितना लोन बांटना है और कितना लोन नहीं बांटना है। फिर ये फाइनेंशियल सर्विस एडवाइजर प्रोवाइडर कलेक्ट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं हाउस होल्ड इनकम डाटा एक सेंट्रलाइज डाटाबेस के थ्रू। तो इससे फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर की डाटा कलेक्शन में यूनिफॉर्मिटी आएगी। तो बोल बच्चन टाइप की बातें थी, कुछ बहुत ज्यादा मुझे यहाँ पे वो तो नहीं दिखा। आप जो पॉइंट है उसको समझ गए होंगे और इसको अपनी भाषा में एग्जाम में कोट कर दीजिएगा। फिर अब ये जो सजेशंस यहाँ पे दिए गए हैं, इन सजेशंस को ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना मुश्किल है। देखिए, सजेशन देना आसान होता है, उसको ग्राउंड लेवल पे इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है। तो इनको इंप्लीमेंट करने में समय भी जाएगा, एनर्जी भी जाएगी और पैसा भी जाएगा फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर का। लेकिन एक बार ये कॉस्ट इफेक्टिव तरीकों को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है और टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स भी अपना रोल प्ले करते हैं। अब आप बोलोगे सर टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर का क्या रोल हो? तो देखिए, अगर आप डाटा का सेग्रीगेशन कर रहे हो, अगर आप ओवरऑल टेम्पलेट सेटअप कर रहे हो, तो जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया है उसको एक सेंट्रलाइज्ड फॉर्म में आपको स्टोर भी करना पड़ेगा ताकि आप उसकी प्रॉपर एनालिसिस कर सको। आप बोलोगे सर ये टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्रोवाइडर्स कौन होते हैं? जैसे आईबीएम सर्विसेज करके कंपनी होगी। बहुत सारी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आप एक बहुत बड़ी कॉर्पोरेट फर्म हो और आपको ये चेक करना है कि यार मैंने कितना खर्चा किया है, मेरे कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, कितना मेरी सैलरी मतलब एम्प्लॉयज की सैलरी में जा रहा है, कितना मेरा पिछले साल का प्रॉफिट है, ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिले तो आगे कितने कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, उसके बेसिस पे एक बैलेंस शीट बनाने का काम कभी कभी टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर्स को दे दिया जाता है। तो वो पूरा एक ऑनलाइन सिस्टम बनाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर कोडिंग करके आपके जो फ्यूचर एनालिटिक्स है उनको डिस्प्ले करते हैं। कुछ इस प्रकार की चीज यहाँ पे भी की जा सकती है। टेक्नोलॉजी की मदद से आप लो इनकम हाउस होल्ड्स के कैश फ्लोज को एनालाइज करो, डॉक्यूमेंट करो और उसके बेसिस पे उनको उधार दो। तो रिस्क बेस्ड प्राइसिंग का कंसेप्ट हाउस होल्ड के कैश फ्लोज को इस प्रकार से यहाँ पे एसेस किया जा सकता है। अब आप बोलोगे सर कि 4-5 हजार के लोन में ऐसा क्यों किया जाए? तो देखिए, 4-5 हजार का लोन नहीं है। ओवरऑल अगर आप फिगर देखोगे तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन अच्छा खासा पैसा मार्केट में घुमा रहे हैं। एक फैमिली के पास 4-5 हजार जा रहा है तो हमें मैक्रो लेवल पे देखना है, माइक्रो लेवल पे नहीं देखना है। जब हम मैक्रो लेवल पे देखेंगे चीजें हमें समझ में आने लगेंगी। आई होप क्लियर हो गया हो ये आर्टिकल आपको। नेक्स्ट बात करेंगे किसकी? द प्रोग्नोसिस फॉर स्कूल रीओपनिंग। अ मॉडल शोज दैट अ राइज इन केसेस इन चिल्ड्रन कुड अकर बट इन पर्सन स्कूलिंग कैन प्रोसीड विद कॉशन। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, समझने की कोशिश करते हैं। इसको कहानी के तरीके से सुनिएगा, मैं कहानी तरीके से आपको समझाऊंगा। अब सबसे पहले तो मैं बता दूं कि इस प्रकार के जो आर्टिकल होते हैं ना, अगर कोई नया रीडर एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाला जिसकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो, वो जब इस आर्टिकल को पढ़ेगा ना तो वो टेंशन में आ जाएगा। क्योंकि पहले तो भूमिका बहुत ज्यादा बनाई गई है, उसके बाद बहुत सारे ऐसे शब्दों को बीच में इस्तेमाल किया गया जिनके मतलब हो सकता है आपको पहले से ना पता हो, जैसे सेरोलॉजिकल सर्वेज। अभी सेरोलॉजिकल सर्वे वैसे तो खैर बहुत न्यूज में रहा है, अगर आप लोग मेरे डिटेल देख रहे हो या फिर खुद से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो आपको पता होगा। लेकिन बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है जो शुरुआत में तैयारी कर रहे हैं कि सेरोलॉजिकल सर्वे में आपका खून का सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है उसमें एंटीबॉडी है कि नहीं है, और एंटीबॉडी है मतलब आप कभी ना कभी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट हुए थे। समझ गए बात को? तो कुल मिला के इस प्रकार के आर्टिकल्स में क्रक्स निकालना बहुत जरूरी होता है और यहाँ पे मैंने सिर्फ आपके लिए क्रक्स निकाला है। एक्चुअली में बहुत सारे ऑथर्स हैं इस आर्टिकल के, जैसे ब्रायन वाहेल हैं, जॉन हॉपकिंस ब्लूमबर्ग पब्लिक स्कूल हेल्थ, फिर यूएस के संदीप कृष्णा है एसोसिएट प्रोफेसर साइमन सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ लिविंग मशीन। फिर आपके कह सकते हैं कि मेनन साहब हैं एक प्रोफेसर एट अशोक यूनिवर्सिटी। तो बहुत सारे यहाँ पे आप कह सकते हो ऑथर्स हैं। और ये बहुत सारे ऑथर क्या कर रहे हैं? ये बहुत सारे ऑथर इस बात पे थीसिस कर रहे हैं कि अगर स्कूल खुल जाते हैं तो कितने कोरोना वायरस के केसेस फैलेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि 1 सितंबर से स्कूल बहुत सारे इंडियन स्टेट्स में खुले हुए हैं। ओके, बहुत सारे स्टेट्स में पिछले कुछ हफ्तों से हायर सीनियर स्टूडेंट्स के लिए, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खुले हैं, जैसे दिल्ली और उत्तर प्रदेश में। तो इन सब स्कूलों के खुलने से स्कूल चिल्ड्रन पे कितना इंपैक्ट आएगा, इस बात के लिए एक स्टडी कर रहे हैं और इस स्टडी की फाइंडिंग्स को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखा है इस पर्टिकुलर ग्रुप ने जिसने इस आर्टिकल को लिखा है। तो जो भी इस ग्रुप ने थीसिस की है उस थीसिस के बेसिस पे ये अपने व्यू पॉइंट यहां पे दे रहे हैं। अब देखते हैं कि इन्होंने अपने थीसिस के बेसिस पे क्या व्यू पॉइंट दिए। देखिए, इन्होंने जो अपना मॉडल डिवाइस किया है उसके बेसिस पे ये बोला है कि एन इंक्रीज इन द केसेस इन चिल्ड्रन इज एक्सपेक्टेड एज स्कूल्स आर रीओपन रिलेटेड टू क्लोजिंग देम क्लोज।
However, this does not lead to a new wave under the current epidemic conditions. मतलब कि डेफिनेटली अगर आप स्कूल खोलते हो और बच्चे स्कूल जाते हैं तो थोड़े केस तो कोरोना वायरस के बढ़ेंगे, बट जितने केसेस कोरोना वायरस के बढ़ेंगे उससे एक तीसरी पीक आ जाए कोरोना वायरस की, ऐसा नहीं होगा। कोई खतरनाक वेव आ जाए, ऐसा नहीं होगा, जो कि ऑलरेडी जो आप कह सकते हो एपिडेमिक कंडीशंस हैं काफी सीवियर ऑलरेडी हो चुकी हैं और बच्चों के अंदर भी सेरो पॉजिटिविटी पाई गई है। मतलब ऐसा नहीं था कि बच्चे घर में बंद थे तो वो इन्फेक्ट नहीं हो रहे थे, एडल्ट से थोड़े कम इन्फेक्ट हो रहे थे और वो बच्चों की नेचुरल स्ट्रेंथ है, क्योंकि जो बच्चों का टी सेल रिसेप्शन होता है ना वो थोड़ा कमजोर होता है। तो कोरोना वायरस जो हमारे स्पाइक प्रोटीन पर अटैक मारता है, वो अटैक को अडेप्ट करने के लिए, उस अटैक को अपने पास लेने के लिए एडल्ट्स की जो टी सेल रिसेप्शन होता है, स्पाइक प्रोटीन्स होते हैं, वो ज्यादा डेवलप्ड होते हैं, बच्चों के नहीं होते हैं। तो चूंकि बच्चों के ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं, वो जल्दी कोरोना वायरस नहीं पकड़ते, पकड़ते हैं बट जल्दी नहीं पकड़ते हैं। समझ गया बात को? तो इसीलिए चिल्ड्रंस आर एट लोअर रिस्क। अब सबसे खास बात यह है कि जब बच्चे घरों में बंद थे तो क्या उनको कोरोना वायरस नहीं हुआ? तब भी उनको कोरोना वायरस हुआ। तो जब बच्चे घर में बंद थे तब भी उनको कोरोना वायरस हुआ है, तो इससे अच्छा तो उनको स्कूल भेजो। क्योंकि लॉजिक यहाँ पे ये है कि बच्चे घर पे बंद है बट एडल्ट्स बाहर जा रहे हैं, एडल्ट्स जाके काम कर रहे हैं, उनको नौकरी वगैरह करनी है, वो घर पे जाएंगे तो बच्चे तो वल्नरेबल हो गई। अब जब जब बच्चे नेचुरली उतने वल्नरेबल नहीं है, उतने ज्यादा आप कह सकते हो कि कोरोना की तरफ कमजोर नहीं है, तो ऐसे केसेस में बच्चों को भी स्कूल भेजो। फिर बच्चों को आप घर पे बंद करके रख के बैठे हो और अडल्ट्स को बाहर भेज रहे हो, एडल्ट्स इन्फेक्ट होकर आके बच्चों को करेंगे। बच्चों की जब नेचुरली इम्यूनिटी यहाँ पे स्ट्रांग है और उतना नहीं कोरोना वायरस सफर कर रहे हैं तो उनको स्कूल जाने दो। ये लॉजिक यहाँ पे दिया जा रहा है। इनका ये बोलना है कि नॉर्थ इंडिया में अगर आप सेरो प्रेवलेंस देखोगे तो बच्चों में भी ठीक ठाक सेरो प्रेवलेंस पाया गया है, डिस्पाइट द फैक्ट कि उनको सीवियर मतलब उनकी जो रिसेप्टेबिलिटी है टुवर्ड्स कोरोना वायरस वो कम है। अच्छा, ओवरऑल वो लोग बच्चे जहां पे सीवियर डिजीज देखने को मिलेगा कोरोना वायरस की, वो भी काफी कम होंगे कंपेयर टू एडल्ट्स, ऐसा भी यहाँ पे बोला जा रहा है। प्लस ओवरऑल इन्फेक्शंस को कम करने के लिए हमें करना क्या चाहिए? भाई जो ओल्ड एज ग्रुप्स हैं वहां पे इम्यूनाइजेशन तेजी से बढ़ाओ, वैक्सीनेशन तेजी से बढ़ाओ, तो वैक्सीन को देते जाओ। हालांकि अब तो नई नई खबरें आ रही हैं, पता चल रहा है कि अमेरिका के एक स्टेट में म्यू नाम का एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न आया है, और ये जो म्यू नाम का वेरिएंट ऑफ कंसर्न है ये बहुत तेजी से फैल रहा है, ये वैक्सीन के प्रति बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है। फिर कुछ दिन पहले मैंने C.1.2 वेरिएंट के ऊपर एक शॉर्ट भी बनाया था, हालांकि इसको अब तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं बोला है डब्ल्यूएचओ ने, म्यू को वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोल चुका है डब्ल्यूएचओ। तो वैक्सीनेशन कितनी इफेक्टिव है और कितनी नहीं इफेक्टिव है ये तो खैर एक अलग टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैं अभी यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। बट कोरोना से लड़ने के लिए और आप बच्चों को स्कूल भेज रहे हो तो ओल्ड एज जो एडल्ट्स हैं 18 साल से ज्यादा वाले, उनको पहली बात आप तेजी से इम्यूनाइज करो। फिर नॉन फार्मास्यूटिकल इंटरवेंशन चाहिए, तो फेस मास्क लगाना, इंप्रूव्ड वेंटिलेशन, ओपन एयर क्लासेस, आउटडोर वेन्यूज में ज्यादा इन्वॉल्व करना बच्चों को, और ओवरऑल ग्रेजुअल ओपनिंग, धीरे धीरे करके आप स्कूल भेजो, धीरे धीरे स्कूल के बच्चों का नंबर बढ़ाओ। और वो तो सही है ना, देखिए स्कूल जो है ना सिर्फ वॉलेंट्री है, तो जो वेल ऑफ फैमिलीज है जो कि बहुत ज्यादा अवेयर हैं और अपने बच्चों को बचा कर रखना चाहती हैं वो तो स्कूल भेज ही नहीं रही है बच्चों को। ठीक है, जो अफोर्ड कर सकते हैं घर पे रखना, जो अफोर्ड कर सकते हैं उनको डिजिटल एजुकेशन करवाना, वो तो वैसे भी घर पे रखेंगे अपने बच्चों को, कम से कम जो वल्नरेबल है वो तो स्कूल जा सकें। तो ये एक अच्छा स्टेप है यहाँ पे कि थोड़ा थोड़ा स्कूल्स खोले जा रहे हैं और बच्चों को स्कूल भेजा जा रहा है। और ये जो स्टेप मैंने आपको बताया है ना, ये स्टेप कुछ और हफ्तों तक करने की जरूरत है। अगर हम कुछ और हफ्तों तक ये स्टेप्स करते हैं तो वी विल रीच अ सेरो पॉजिटिविटी रेट या सेरो प्रेवलेंस रेट ऑफ 75 to 80%। मतलब 75 से 80% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज आ जाएंगी कोरोना वायरस की। तो फिर उसके बाद इन्फेक्शंस और ज्यादा घट जाएंगे, तो हम यहाँ पे स्कूलों को खोल सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो दो तीन चीजें, एक तो वैक्सीनेशन तेज करो एडल्ट ग्रुप में। अब तो बच्चों की भी वैक्सीनेशन अप्रूव हो गई है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी वैक्सीन बच्चों की अप्रूव हुई है, उस वैक्सीन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो लागू की जाएगी, मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाई है। तो ओवरऑल भाई ये जो सोशल डिस्टेंसिंग वाले काम है, वेंटिलेशन में पढ़ाई लिखाई करवाना, ओवरऑल वैक्सीनेशन इन एडल्ट्स को बढ़ाना, एक ग्रेजुअल बेसिस पे स्कूल की स्ट्रेंथ को बढ़ा के पढ़ाई को तेज करना, इन सब चीजों के दम पे आगे आने वाले समय में हम ओवरऑल इस कोरोना के पैंडेमिक को कंट्रोल कर सकते हैं। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। फिर ये सब किया क्यों जा रहा है? तो देखिए, कोविड-19 और स्कूल के बीच में अगर आप एक कन्फ्रंटेशन की बात करो तो डेफिनेटली स्कूल का बंद होना बच्चों के कैरियर के ऊपर एक लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस लेके आता है। उनकी लॉन्ग टर्म जो लर्निंग अपॉर्चुनिटीज हैं वो बहुत कम हो जाती हैं। और अब तो डब्ल्यूएचओ की सौम्या स्वामीनाथन जी ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि इंडिया इज ट्रांजिशनिंग इनटू एंडेमिसिटी।
पहले पैंडेमिक स्टेज था, अब एंडेमिक स्टेज था। पैंडेमिक स्टेज एंडेमिक स्टेज से बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होता है। पैंडेमिक स्टेज का एक मच रिलैक्स्ड फॉर्म होता है एंडेमिक स्टेज। मतलब एंडेमिक स्टेज में एक लोकलाइज्ड लेवल पे आपका कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है, हर जगह नहीं फैल रहा। अच्छा, ओवरऑल इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर जगह स्कूल खोल दो। लोकलाइज्ड लेवल पे स्कूल को बंद करने का भी ताकत देनी चाहिए राज्य की सरकारों को। तो जहां जहां पे राज्य की सरकार को लगता है कि नहीं भाई स्कूल नहीं खुलनी चाहिए, स्कूल को बंद रखो, वहां पे स्कूल बंद रखिए, बढ़िया है। कुछ स्टेट्स है जहां पे सेरो पॉजिटिविटी कम है, जैसे केरला की बात कर लीजिए, महाराष्ट्र की बात कर लीजिए, यहाँ पे लोगों की सेरो पॉजिटिविटी कम है, उनके खून में एंटीबॉडीज कम है, तो यहाँ पे वैक्सीनेशन और तेज करने की जरूरत है, चीजों पे थोड़ा और ध्यान देने की जरूरत है। जहां पे ऑलरेडी सेरो पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा है, वहां पे भाई आप स्कूल की ग्रेजुअल ओपनिंग कर सकते हैं। लेकिन ये जो ओवरऑल मॉडल यहाँ पे पेश किया है ना ऑथर्स ने, इसमें कुछ चीजों पे ध्यान नहीं दिया है। एक तो टेस्टिंग और ट्रेसिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ये मान के चाहा गया है कि हाँ भाई टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, ट्रेस कर रहे हैं हम चीजों को। टेस्टिंग ट्रेसिंग अगर ओवरऑल एफिशिएंट नहीं होती है तो यहाँ पे कोरोना के केसेस बढ़ सकते हैं। प्लस नए वेरिएंट्स कितने उभर के आएंगे और वो कितने डेंजरस होंगे, इस पे भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। तो आगे आने वाले समय में कोरोना वायरस का और एक अदर वेरिएंट निकल आता है, डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा, और वो बहुत ज्यादा इन्फेक्शन कॉज करने लगता है, तब चीजें देखिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। तो इन कुछ चीजों के ऊपर यहाँ पे इस पर्टिकुलर मॉडल में ध्यान नहीं दिया गया, बट फिर भी इस ओवरऑल मॉडल से काफी कुछ ठीक ठाक चीजें हमको जानने को मिलती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे फ्लीटिंग चेयर, फिजिकल मेजर्स शुड इंश्योर ओवरऑल कंजम्पशन डिमांड डज नॉट वीकन। यहाँ पे देखिए क्या क्या बोला जा रहा है। तो भाई लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट्स आ चुके हैं, किसके? क्वार्टर वन ऑफ द करंट फिस्कल के। ओके, तो अप्रैल मई जून 2021 इसका भाई करंट फिस्कल आया है। अब इसको दो चीजों से कंपेयर किया जा रहा है। एक तो पिछले क्वार्टर से कंपेयर किया जा रहा है, दूसरा करस्पॉन्डिंग क्वार्टर ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर किया जा रहा है। नहीं समझ में आया? मैं बताता हूं। अप्रैल टू जून 2021, ये 2021-22 का क्वार्टर है, पहला क्वार्टर। 2020-21 का पहला क्वार्टर क्या था? अप्रैल मई जून 2020। तो अप्रैल मई जून 2020 को कंपेयर किया जा रहा है अप्रैल मई जून 2021 से, और अप्रैल मई जून 2021 को कंपेयर किया जा रहा है पिछले क्वार्टर से। पिछला क्वार्टर क्या हो जाएगा? तो जनवरी फरवरी मार्च। तो 2020-21 का जो आपका लास्ट क्वार्टर था वो था जनवरी फरवरी मार्च, इसको आप बोलते हो फोर्थ क्वार्टर या लास्ट क्वार्टर ऑफ 2021। तो ये तीन में कंपैरिजन हो रहा है। अब एक चीज को देखने के अलग अलग पहलू होते हैं, वो यहां पे आपको पता चलेगा। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डाटा ये बोलता है कि अगर आप पिछले साल के क्वार्टर से कंपेयर करते हो, यानी अप्रैल से जून 2020 के क्वार्टर से कंपेयर करते हो, तो इस बार 20.1% की ग्रोथ देखने को मिली है। और ये ग्रोथ एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सब में देखने को मिली है। सारी की सारी 8 इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं। कौन सी 8 इंडस्ट्रीज की बात हो रही है? तो ये जो 8 कोर सेक्टर्स है ना आपके इकोनॉमी के, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, तो यहाँ पे सर्विस सेक्टर आपका जो टर्शरी है, सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर, सब आ रहे हैं इसमें। ओके, अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि ये 20.1% की ग्रोथ हमको अच्छी नहीं लगनी चाहिए। क्यों नहीं अच्छी लगनी चाहिए? अरे भाई आपको याद होगा 25 मार्च को लॉकडाउन लग गया था। तो पिछले साल 2020-21 में 2020 का जो अप्रैल मई जून था तो पूरा देश ही बंद था, तो उस समय तो वैसे भी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हुई थी। तो उससे कंपैरिजन करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको चीजें बढ़ती हुई नजर आएंगी। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो जो एग्रीगेट आउटपुट है इन 8 सेक्टर्स का, कोर सेक्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया, इनकी ग्रॉस वैल्यू एडेड 18% से बढ़ा है, जीवीए 18% से बढ़ा है। फिर ये मत पूछना कि जीवीए और जीडीपी में क्या फर्क है, रमेश सिंह इकोनॉमिक्स में मैंने आपको पढ़ाया है, या फिर जहां से भी आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है वहां पे आपने देखा होगा। तो दो चीजें आपको नजर आती हैं इकोनॉमिक्स में, एक जीडीपी एक जीवीए, दोनों आपको पहले मैंने बता रखी है। फिर क्या बताया जा रहा है? द नंबर्स हाउएवर शो अ डिफरेंट पिक्चर व्हेन कंपेयर टू आइदर द प्रीसीडिंग क्वार्टर और प्री पेंडेमिक फर्स्ट क्वार्टर। एक्चुअल कंपैरिजन होना चाहिए आपका जनवरी फरवरी मार्च 2021 से, या फिर आप पेंडेमिक से पहले वाले क्वार्टर में चले जाओ, यानी अप्रैल मई जून 2019 में चले जाओ। अब आपको एक्चुअल फिगर समझ में आएगा कि इकोनॉमी जितनी तेजी से लग रही है ग्रो कर रही है, उतनी तेजी से ग्रो करी नहीं है। अप्रैल मई जून 2021 में जो टोटल जीडीपी थी वो थी 32.38 लाख करोड़। 32.38 लाख करोड़ ओवरऑल कितना कम है, कितना ज्यादा है? तो अगर आप जनवरी फरवरी मार्च 2021 का डाटा देखते हो तो इसमें जीडीपी थी 38.96 करोड़। तो जनवरी फरवरी मार्च 2021 से कम होके कितनी पहुंच गई? 32.38 लाख करोड़ पे, मतलब 16.9%, ऑलमोस्ट 70% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो जनवरी फरवरी मार्च 2021 की जीडीपी देखो और
अप्रैल मई जून 2021 की डीबीटी देखो तो अप्रैल मई जून पिछले 3 महीनों से 17% कम हो गया है। तो इंप्रूवमेंट नहीं, हम नीचे आए हैं। ओके, एक तो बात ये हो गई आपकी। अब नीचे आने की वजह बहुत सिंपल है। अप्रैल मई जून में बिल्कुल जो सेकेंड वेव थी कोरोना वायरस की, वो विकराल रूप में थी। ये आपको मुझको दोनों को पता है। फिर क्या बताया जा रहा है? इट इज 9% शाई ऑफ 35.66 लाख करोड़ इन अप्रैल टू जून 2019। प्री पैंडेमिक जो लेवल थे अप्रैल मई जून 2019 के इकोनॉमिक के, उससे 9% कम है हमारा इस बार का अप्रैल मई जून 2021। क्योंकि अप्रैल मई जून 2019 था 35.66 लाख करोड़ और अभी के लिए 32.38 लाख करोड़। तो जितना हमको अच्छा फिगर दिखाया जा रहा है, एक्चुअली में उतना अच्छा फिगर है नहीं। और इसकी एक बहुत सिंपल वजह है, सिंपल वजह है कोविड-19 की सेकेंड वेव। कोविड-19 की सेकेंड वेव में हालात बहुत खराब थे। कुछ इलेक्ट्रिसिटी और यूटिलिटी सर्विसेज और नॉन कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज जैसे कि फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज, ये सब तो फिर भी ठीक ठाक चली थी। बाकी सारी की सारी इंडस्ट्रीज बैठ गई थी। डबल डिजिट्स में डिक्रीमेंट हमको देखने को मिला था। फिर बात जाए एक्सपेंडिचर फ्रंट की। अगर इकोनॉमी को संभालने की बात आती है ना, तो एक्सपेंडिचर बहुत जरूरी होता है। एक्सपेंडिचर क्यों जरूरी होता है? जैसे मेरे जैसे और आपके जैसे लोग, हमारी जेब में ज्यादा पैसा होगा तो हम मार्केट में जाके खरीदारी करेंगे। जब हम मार्केट में जाके खरीदारी करेंगे तो चीजों की डिमांड बढ़ेगी। जब चीजों की डिमांड बढ़ेगी तब ज्यादा एंटरप्रेन्योर सामने आएंगे और चीजों को बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि लोग ज्यादा खरीद रहे हैं तो हम ज्यादा बनाएंगे तो प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ये एक्सपेंडिचर फ्रंट में भी कमी देखने को मिली। अच्छा, एक्सपेंडिचर भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्राइवेट एक्सपेंडिचर, एक होता है पब्लिक एक्सपेंडिचर। प्राइवेट एक्सपेंडिचर में हम जैसे लोग जो कमाते हैं वो जाके खर्च करते हैं। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर में सरकार खर्च करती है। तो प्राइवेट कंजम्पशन जो है यहाँ पे, जो आप कह लीजिए एक्सपेंडिचर है, पोस्टिंग ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 19.3% बट श्रिंकिंग फ्रॉम 17.4%। मतलब ये है कि ओवरऑल अगर आप अप्रैल मई जून 2020 से कंपेयर करते हो अप्रैल मई जून 2021 में, तो 2021 में जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 19.3% बढ़ा है। वो तो बढ़ेगा ही, क्योंकि अप्रैल मई जून 2020 में सब कुछ बंद था, हम लोग घर से बाहर तक नहीं निकल रहे थे। जब घर से बाहर ही नहीं निकल रहे तो खर्चा क्या करेंगे? ऊपर से लोगों की नौकरियां चली गई, उनके पास पैसे नहीं, तो उन्होंने खर्चा करना बंद कर दिया। तो अप्रैल मई जून 2020 से तो कंपैरिजन ही करना यहाँ पे बेकार है। कुल मिलाकर ऑथर इनडायरेक्टली करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, अगर आप कंपैरिजन करते हो जनवरी फरवरी मार्च 2021 से, तब देखने को मिलता है कि जनवरी फरवरी मार्च 2021 में जितनी भी लोगों ने खरीदारी की, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया, वो 17.4% कम हो गया है अप्रैल मई जून 2021 में। ठीक है भाई, तो ये चीजें हमको यहाँ पे कुछ ऐसे इंडिकेटर्स देखने को मिल रहे हैं जिसके बेसिस पे एक्चुअली में ये जो अप्रैल मई जून 2021 में जो हुआ है हमारे देश में, उसको समझाने की कोशिश की जा रही है। अब पूरी दुनिया की यहाँ पे बात की जा रही है। अगर आप पूरी दुनिया की बात करो, खासकर यूएस की बात करो, तो भाई ओवरऑल यूएस की इकोनॉमी तेज हो रही है। उनकी इकोनॉमी के बढ़ने के साथ साथ पॉजिटिव इंपैक्ट हमारे यहाँ भी आ रहे हैं। हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ रही है। हम लोग बहुत सारी चीजें यूएस एक्सपोर्ट करते हैं, दुनिया भर में एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे जैसे वैक्सीनेशन इंप्रूव हो रहे हैं, इकोनॉमिक रिकवरीज हो रही है, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट इंडिया पे भी आ रहा है। पूरी तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट चाहिए तो भाई हमें अपने यहाँ पे वैक्सीनेशन को तेज करना है। प्लस मैन्युफैक्चरिंग भी अच्छा हुआ है। अगर आप देखो तो मैन्युफैक्चरिंग है सर्ज्ड 50% ईयर ऑन ईयर टू बी जस्ट अंडर 24,000 करोड़। तो ये 3 महीनों में अप्रैल मई जून 2021 में जो मैन्युफैक्चरिंग है वो पिछले साल के अप्रैल मई जून 2020 से 50% बढ़ी है ऑलमोस्ट। और इट इज अंडर 24,000 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट 24,000 करोड़ है अप्रैल मई जून की जो मैन्युफैक्चरिंग है। और ये अप्रैल मई जून 2019 से भी बहुत थोड़ा ही कम है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हमने अच्छी खासी ग्रोथ की, ये देखने को मिला है। जो मैन्युफैक्चरिंग का परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स है, जो कि आईएचएस मार्केट किट रिलीज करता है, उसने जुलाई के लिए भी एक पॉजिटिव सिम्टम दिखाया है और अभी रिसेंटली भी दिखा रखा है। मतलब ओवरऑल ये जो अप्रैल से जून का डाटा है और ओवरऑल ये जो जुलाई का डाटा है, इसमें परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स पॉजिटिव निकल के आ रहा है, 50 के ऊपर निकल के आ रहा है। और मैंने बताया जब परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स 50 के ऊपर होता है, मतलब ओवरऑल उस सेक्टर में ग्रोथ हो रही है। लेकिन कुछ इश्यूज हैं। क्या क्या इश्यूज हैं? पहला तो इशू है आपका राइजिंग रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ रही है। जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ेगी तो जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इसको उठाना पड़ेगा। तो या तो वो उस रॉ मटेरियल की कॉस्ट को कस्टमर पे पास ऑन कर देंगे या अपना प्रॉफिट कम करेंगे। अपना प्रॉफिट कोई कम करता नहीं, तो ओवरऑल चीजों के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे रिसेंटली बहुत सारे ऑटो मेकर्स ने अपनी बाइकों के और कारों के दाम बढ़ा दिए।
अब ये सही नहीं है। ऑलरेडी जब इकोनॉमी नीचे जा रही है तो चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं चाहिए, जो कि बढ़ रहे हैं। प्लस इन अनसर्टेनिटी के चलते कंपनीज ज़्यादा हायरिंग फायरिंग नहीं कर रही है, ओवरऑल पुराने एम्प्लॉयज़ को भी निकाला जा रहा है, तो उसके चलते अनएम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे बढ़ रहा है। प्लस जो मानसून रेंज है उनमें भी डेफिसिट है, तो एग्रीकल्चर आउटपुट भी आगे आने वाले समय में थोड़ा कम हो सकता है, तो फूड इन्फ्लेशन हमको देखने को मिल सकता है। बट हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? हम लोग वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ा सकते हैं, हम लोग फिजिकल मेजर्स ले सकते हैं, सरकार ज्यादा खर्चा कर सकती है कंजम्पशन डिमांड को मेंटेन करके रखने के लिए। तो ये सब बातें यहाँ पे अच्छी अच्छी बता के रखी गई हैं। ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ यूजफुल जानने को मिला हो। और अपने फाइनल आर्टिकल पे चलते हैं, बोनाफाइड प्रेस, हाई कोर्ट ऑर्डर फॉर वीडिंग आउट फेक जर्नलिस्ट इज वेल इंटेंशन बट नीड्स वाइड कंसल्टेशन। क्या बताया जा रहा है? रिसेंटली मद्रास की हाई कोर्ट ने तमिलनाडु की स्टेट गवर्नमेंट से बोला कि एक प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाओ। अब ये एक प्रॉब्लमेटिक चीज है। सबसे पहले यहां पे समझते हैं कि हुआ क्या है। फेक जर्नलिज्म से रिलेटेड कुछ चीज है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ओरिजिनल केस यहां पे क्या था कि आप मैन क्लेमिंग टू अ जर्नलिस्ट, मद्रास हाई कोर्ट में एक मैन आया और उसने अपने आप को क्लेम किया कि वो जर्नलिस्ट है। ठीक है ना? उसने क्या बोला? उसने एलिगेशन लगाया अगेंस्ट स्पेशल टीम इन्वेस्टिगेटिंग थेफ्ट ऑफ आइडियल्स फ्रॉम वेरियस टेम्पल्स। It was disposed of with the direction to the idol wing CID to proceed with the investigation in accordance with the law. आपको पता होना चाहिए तमिलनाडु में बहुत सारे टेम्पल्स हैं और इन टेम्पल से मूर्ति चोरी होने की न्यूज अक्सर कराती रहती है। तो अब आइडल विंग जो सीआईडी है वो मूर्ति चोरी होने की न्यूज पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। अब जब इस प्रकार की इन्वेस्टिगेशन होती है तो अक्सर कर ऐसा देखा गया है कि जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, हो सकता है वो लोग जो खुद मूर्ति चोरी करवाते हो, वो कोर्टों में कुछ जाली और फर्जी लोगों के माध्यम से केस फाइल करवा देते हैं कि ये बोल के कि भाई ओवरऑल ये मूर्ति चोरी हो रही है, इसमें इस पर्टिकुलर पार्टी का क्या रोल है, उस पर्टिकुलर पार्टी का क्या रोल है। मतलब जर्नलिस्ट की फेक जो न्यूज रिपोर्टिंग होती है उसका गलत प्रकार से इस्तेमाल करना और जुडिशरी में इस प्रकार से केस को प्रेजेंट करना कि उसको आप अपने फेवर में कर सको, तो इसको अनएथिकल जर्नलिज्म कहते हैं। कुल मिला के ये जेन्युइन जर्नलिस्ट होते भी नहीं है, ये कुछ ऐसे जर्नलिस्ट होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को जर्नलिस्ट की तरह दिखा रहे होते हैं, बट ये एक्चुअली में जर्नलिस्ट होते नहीं है। ये किसी वेस्टेड इंटरेस्ट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेशन या केस का रुख अपने फेवर में मोड़ना चाहते हैं। तो एथिकल जर्नलिज्म के यहाँ पे सवाल उठ रहा है। जब एथिकल जर्नलिज्म के ऊपर सवाल उठेगा तो जर्नलिस्ट को रेगुलेट करने की बात आएगी। अभी जर्नलिस्ट को रेगुलेट करने के लिए या तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के हिसाब से चलो, लेकिन प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर उतनी इन्फोर्समेंट पावर नहीं है। तो यहां पे मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु की सरकार को बोल दिया प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाओ। प्रॉब्लम यह है कि प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु को बनाना पॉलिसी और लेजिस्लेशन का पार्ट है और यह कर सकती है तमिलनाडु की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। मद्रास की हाईकोर्ट के पास ये ताकत नहीं है। और अगर मद्रास की हाईकोर्ट ऐसा करती है तो फिर वही बात उठेगी कि जुडिशरी आपकी लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेयर कर रही है। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि जो फेक जर्नलिस्ट के इंस्टेंसेस हैं तमिलनाडु और पूरे देश में बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इनको भी यहां पे रोकने की जरूरत है। प्लस प्रॉब्लम यह है कि ओवरऑल एक दूसरे ही केस में इस प्रकार का यहां पे वर्डिक्ट दे दिया गया है, इससे एक अनरिलेटेड केस में एक प्रकार का यहां पे वर्डिक्ट दे दिया गया है। तो बस सवाल ये उठाया जा रहा है कि भैया किस हद तक हाई कोर्ट यहां पे इंटरफेयर कर सकता है। बट ये जो पर्टिकुलर इशू है, ये इशू बहुत जेन्युइन है। इशू ये है कि भैया देखो, ओवरऑल कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, कुछ प्राइवेट पार्टीज अपना काम निकालने के लिए फर्जी जर्नलिस्ट बना के भेजती हैं ओवरऑल केस के रुख को अपने फेवर में मोड़ने के लिए। तो यहां पर रेमेडियल मेजर्स लेने की जरूरत थी। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बहुत सारे अलग अलग जर्नलिस्ट हैं वो कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग को यूज करते हैं। ठीक है ना, जिसको आप बोलते हो लेटर पैड स्टाइल। इसमें क्या होता है? जिसमें ये होता है कि अलग अलग न्यूज को देखा और उनके बीच में कनेक्ट बिठाया और उस कनेक्ट को एक निगेटिव टर्म्स में पोर्ट्रे किया, जिसके बेसिस पे किसी वेस्टेड इंटरेस्ट ने अपना फायदा उठाया। इसको आप बोलते हो कर्सिव स्टाइल ऑफ राइटिंग या लेटर पैड पब्लिकेशन। तो इस प्रकार की पब्लिकेशंस में प्रॉब्लम ये होती है कि चीजों को गलत तरीके से मोल्ड करके अपने फेवर में घुमाने की कोशिश की जाती है, जबकि एथिकल जर्नलिज्म सिर्फ ये बोलती है कि न्यूज जिस फॉर्म में आ रही है उस फॉर्म में उसे लोगों तक पहुंचाया जाए। इसलिए इस प्रकार के फेक जर्नलिस्ट को रोकने के लिए स्टेट लेवल पे प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु बनाने की जरूरत है। अब क्या ताकत है आपकी राज्य की सरकार के पास इस प्रकार का कानून बनाने का? बिल्कुल है। न्यूज़पेपर, बुक्स एंड प्रिंटिंग प्रेस, ये जो चीजें हैं ना, ये आती है कॉन्करेंट लिस्ट में। अब चूंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में आती तो यहाँ पे राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों नियम कानून बना सकते हैं। बस राज्य की सरकार को नियम कानून बनाने से पहले ये सोचना चाहिए कि वो केंद्र की सरकार के किसी लॉ के साथ इंटरफेयर ना कर रहा हो।
प्लस अगर यहाँ पे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का काम देखा जाए तो एक वॉचडॉग की तरह काम करता है, पब्लिक की कंप्लेंट्स को देखता है, बट इसके पास एनफोर्समेंट पावर नहीं है। तो अगर स्टेट के लेवल पे एक एनफोर्समेंट वाली बॉडी बना दी जाती है रेगुलेशन के रिस्पेक्ट में, तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बॉडी एक्सेसिव इंटरफेरेंस कर सकती है जर्नलिस्ट के काम में। तो आप रेगुलेशन करो, बट इस हद तक रेगुलेशन मत करो कि वो ओवर रेगुलेशन हो जाए और दोनों दूसरों का काम इफेक्ट होने लगे। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, तो हर प्रकार के मीडिया को रेगुलेट करने के लिए प्रेस काउंसिल ऑफ तमिलनाडु मद्रास हाईकोर्ट ने बनाने को बोला है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट के पास ये ताकत नहीं है कि वो इस बात को बोले, बट एक्चुअली में उन्होंने बोल दिया है। तो अब यहाँ पे तमिलनाडु की सरकार इस बात के ऊपर डिसीजन लेगी कि या तो वो मद्रास हाईकोर्ट की बात के अगेंस्ट अपील फाइल करे, या फिर एक बॉडी बनाए, बट उस बॉडी को प्रॉपर तरीके से बनाए, उसमें एक बैलेंस्ड मामले में रेगुलेटरी पावर्स हो, एक्सेसिव इंटरफेरेंस ना हो, ताकि जेन्युइन जर्नलिस्ट काम कर पाए, उनका काम ना रुक जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और अगर हो सके तो ज्वाइन बटन दबाएं, दैट इज डेफिनेटली हेल्पफुल। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।